क्यूट डॉग की ड्राइंग करना आपकी सोच से ज़्यादा आसान है और इसे कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। नो मैटर आपकी स्किल लेवल क्या है। है दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड गेम डिजाइनर और इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलस्ट्रेशन एंड डिजाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। और इसके साथ ही ज्वाइन करिए हमारी इस वंडरफुल क्रिएटिव जर्नी को। और इसके साथ मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज ग्रैब योर ड्राइंग टूल्स एंड लेट्स मेक समथिंग न्यू टुगेदर। दोस्तों आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पे आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक इमेज रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। इमेज रेफरेंस क्यों सेलेक्ट करनी है इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाइए उन वीडियोस को देखिए और आपको बहुत हेल्प, यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप उस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पे इमेज रेफरेंस लेने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि आपको अपने कैरेक्टर के लिए बेसिक लाइंस मिल जाए, सर्टेन लाइन मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने बेसिक शेप्स बना लिए हैं और बेसिक शेप्स बनाने के बाद भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ से इन्हांसमेंट का पार्ट शुरू हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे, ये हमारा इनिशियल स्टेज है तो यहीं पे हम जितना प्ले हो सकता है हम कर लेंगे, सो दैट कि जब हम उसे फाइनलाइज करें तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने के लिए हमारे पास चीज़ें ना हो, सिर्फ हम कैरेक्टर को फाइनलाइज करने में अपना ध्यान लगाएं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक शेप्स मैंने बनाए, फिर उसी बेसिक शेप्स को मैंने और मॉडिफाई किया। जनरली हेड का पार्ट मैंने बड़ा कर दिया और थोड़ी बॉडी को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो थोड़ा सा क्यूटनेस के लिए आप जानते ही क्या करना होता है, क्यूटनेस के लिए हेड थोड़ा सा बड़ा रखते हैं और बॉडी को थोड़ा छोटा रखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके कैरेक्टर में क्यूटनेस आ ही जाएगी। तो अच्छा, अब मैंने इसके बाद बेसिक शेप्स के ऊपर मैंने डिटेल्स देनी शुरू कर दी हैं। ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही है, तभी आप कैरेक्टर अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आप मिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक बार में अपना फाइनल कैरेक्टर अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज करनी होगी और यही स्टेप बाय स्टेप हमारी एक्सरसाइज है जिससे हमारा कैरेक्टर डिज़ाइन हो रहा है। तो अब देख रहे जैसे मैंने बहुत ही रफली तरीके से मैंने इसमें डिटेल्स डालनी शुरू कर दी है। बहुत फाइन लाइन नहीं खींच रहा हूँ, फटाफट खींच रहा हूँ ताकि बस एक मेरे कैरेक्टर की फॉर्मेशन बन जाए और इसके बाद मैं फिर उसमें डिटेल ऐड करना शुरू करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने उसी बेसिक शेप्स के ऊपर ही मैंने डिटेल्स डालनी शुरू की है। तो ऐसे ही आपको भी करना है अपने कैरेक्टर को बनाने में। जब भी आप बना रहे होते तो ये ऑलमोस्ट हमारा रफ स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया है और इस रफ स्टेज को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद हम इसको और फाइन ट्यून करेंगे। दैट मीन्स हम और इसकी आउटलाइन करने शुरू करेंगे फ्री हैंड। तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया कि पेन टूल से हम बहुत फाइन लाइन खींचते हैं, बट यहाँ पे हमें फाइन लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो हम फ्री हैंड ही काम करेंगे। अच्छा, फ्री हैंड करने का एक सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि आपके हाथ की ग्रिप और अच्छी होती है, आपका सिंक आपके आर्ट बोर्ड के साथ और आपके माइंड के साथ बैठता है और साथ में आपका हाथ भी उसके साथ सिंक होता है। तो कोशिश करिए कि जितना हो सके फ्री हैंड करिए। फ्री हैंड करने में आपको मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि जो लाइंस आती है ना फ्री हैंड में, वो पेन टूल इज़ लाइक अ मैकेनिकल थिंग, राइट। और जब आप फ्री हैंड करते हैं तो वो बहुत ही ऑब्वियस लगता है देखने में, बहुत ही रिलीफ लगता है जब भी आप उसको देखते हैं, आइज रिलीफ वर्क लगता है। तो प्लीज़ आप फ्री हैंड वर्क करें। तो अभी जैसे मैंने देख रहे हैं कि मैंने इसकी आइज़ भी डाल दी, आइज़ की भी डिटेल ऐड कर दी, नोज़ पे भी डाल रहा हूँ और इसके बाद मैं बाकी के पार्ट्स पे भी काम करूँगा। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी है और अपने आर्ट में उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इमेज रेफरेंस सिर्फ कैरेक्टर के लिए नहीं, उसके कलर कॉम्बिनेशन के लिए भी लेना है। आप कलर को और मॉडिफाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप अपने कैरेक्टर को किस कलर में दिखा रहे हैं, बट आपको कलर फाउंडेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके। अभी तो हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, तो इनिशियल स्टेज का मज़ा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, फटाफट मैंने उसका हेड कंप्लीट कर लिया। अब बॉटम पार्ट में भी मैं डिटेल्स डालनी शुरू कर रहा हूँ। तो यहीं पे आपको सारी चीज़ें डिफाइन कर लेनी है, रिफाइन कर लेनी है, ताकि जब आप पाथ बना के कलरिंग शुरू करें तो वहाँ पे आपको सोचने के लिए ज़्यादा कुछ ना बचे। अदरवाइज़
आप जब वैसे काम शुरू करेंगे तो आपको परेशानी होगी कि आपको कभी शेप नहीं समझ में आएगा, कभी आपका मिस हो जाएगा, तो आपको ये ऐसी चीज़ें कुछ मिस करनी नहीं है। आपको अपना फ्लो बनाए रखना है और देख रहे हैं हमारा कैरेक्टर रेडी हो चुका है। आर्ट हमारी रेडी हो चुकी है, अब इस लेयर को हमें लॉक कर देनी, इसकी ओपेसिटी कम करने के बाद और बिफोर द कलरिंग आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कलर ब्लॉकिंग कर लेनी है। कलर ब्लॉकिंग आपको इसलिए करनी है ताकि कलर पैलेट से बार-बार आपको कलर पिक ना करना पड़े, आपके एप्रोप्रिएट कलर आपके कलर ब्लॉकिंग स्पॉट से ही मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको अपने प्रैक्टिस में डालनी है और ये प्रैक्टिस में जब डालेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि बार-बार आपको कलर पैलेट से चीज़ें पिक नहीं करनी पड़ेंगी, कलर पिक नहीं करना पड़ेगा। आपने सिंपल ब्लॉकिंग बनाई, उसके बाद आपने पाथ बनाना शुरू किया, पाथ बनाकर आप जैसे भी उसमें कलर चाहें वैसे आप फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कलर ब्लॉकिंग स्पॉट। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने फटाफट पेन टूल की हेल्प से मैंने फाइन लाइन इन द सेंस कि मैंने पाथ बनाना शुरू कर दिया है। पाथ बनाने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर दूंगा। जैसे मैंने ओवरऑल कलर फिल कर दिया है और इसके ऊपर मैं क्या करूंगा कि सेपरेट लेयर्स लूंगा और उसे क्लिपिंग मास्क दूंगा। क्लिपिंग मास्क करने के बाद मैं फिर उसमें फिर अलग अलग स्पॉट में कलर डालना शुरू करूंगा। जैसे मैंने अभी ओवरऑल मैंने ब्लू कलर डाला है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके जो उसके स्टमक का एरिया है, जो उसके माउथ का एरिया है, जहाँ पे मुझे लाइटर टोन डालना है, वहाँ पे मैं वो कलर डालना शुरू करूँगा। तो बेसिक कलर डालने से क्या होता है कि बेसिक कलर अगर आप परफेक्टली तरीके से डाल रहे हैं ना, तो आपकी डेप्थ उसी टाइम आनी शुरू हो जाएगी। उसी में वेरिएशन आपको दिखने शुरू हो जाएँगे कि आपकी आर्ट लगने कैसे वाली है। क्योंकि जब आप स्टार्ट ही कर रहे होते हैं ना, स्टार्ट करते ही में आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी आर्ट एक्चुअल में आगे चल के कैसे दिखेगी। अगर आप इनिशियल स्टेज की चीज़ें मिस कर देंगे तो ऑब्वियसली आपके फाइनल आउटपुट में वो चीज़ें नहीं आएँगी क्योंकि जब आप इनिशियल स्टेज पे उसे एनहांस करना शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा वर्क करते आपका जो फाइनल आउटपुट होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आइज़ में कलर डाल दिया है, अब इसके बाद क्या है कि ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही कलर पिक करना है अपने कलर पैलेट से और वैसे ही शेप बना पेन टूल की हेल्प से और शेप टूल की हेल्प से आपको शेप्स बनाने हैं और उसपे कलर फिल करते जाना है।
तो हमने पूरा बेस कलर बना लिया है। अब इसके बाद बेस कलर करने के बाद अब हम इसे फाइनलाइज करेंगे। फाइनल कैसे करेंगे? शेडिंग के थ्रू करेंगे, जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस से करेंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि आप कलर ब्लॉकिंग आपने इनिशियल स्टेज के लिए कर ली, बट बाद में आपको इसमें शेड्स देने हैं, शेड्स करने हैं, तो इसके लिए आप एक और कलर ब्लॉकिंग बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप जो चीज़ सोच रहे हैं अपने आर्ट के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए कि उसको आप किस तरीके से आप लाइट देना चाहते हैं, किस तरीके से उसमें और शेड देना चाहते हैं। तो ये तो हमने बेस कलर के लिए कलर ब्लॉकिंग की थी, लेकिन अब फाइनल टचअप के लिए हमने एक पिंक स्किन कलर की कलर ब्लॉकिंग की है और इस कलर ब्लॉकिंग के थ्रू हम इसके लाइटर पार्ट को कलर करेंगे। और बाकी जो आप जो ब्लू का एरिया देख रहे हैं, वो हम अपनी इनिशियल जो ब्लू की कलर ब्लॉकिंग की थी, हम अकॉर्डिंगली ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने करते रहना है, क्योंकि आर्ट का क्या है कि आप जितना उसमें इनपुट अपने देंगे, जितना आप उससे इन्हांस करेंगे, आपकी आर्ट उतनी सुंदर लगेगी, उतनी ब्यूटीफुल लगेगी। तो इवेंचुअली हमें करना क्या है, सिर्फ़ हमें अपनी आर्ट को एक बेहतर बनाना है, एक बेहतर एक बेहतर एंडिंग की ओर ले जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप कब होंगी, जब आप अपनी आर्ट को देखेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे आइडिया नहीं कि आप लोग ने ऑयल पेंटिंग की है कि नहीं की है, कि ऑयल पेंट में कैसा क्या होता है कि अगर आप नज़दीक से कोई चीज़ देखेंगे, तो वो आपको उतना दिखेगा नहीं, उसमें आपको डिटेल्स उतनी दिखेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से डिस्टेंस पे आप जाके अपनी आर्ट को ऑयल पेंटिंग कैन देखते हैं, तो वहाँ पे आपको उसमें डिटेल्स अपनी दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे उसमें हम पैच वर्क भी काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या अगर आपने नहीं की है तो डेफ़िनेटली मैं समझ सकता हूँ कि वो चीज़ें आप नहीं समझ पाएँगे। लेकिन अगर आपने देखी होंगी और अगर नहीं भी देखी है तो कोई इश्यू नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, आर्ट गैलरीज़ में जाके ऑयल ऑयल पेंटिंग देख सकते हैं और एक्चुअल में एग्ज़िबिशन देखनी भी चाहिए। तो यहाँ पे तो ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कितनी ब्यूटीफुल तरीके से मैंने दोनों वार्म और कूल कलर को मैनेज करना शुरू कर दिया। तो एक्चुअल में अपनी आर्ट में हमें करना यही है कि हमें कूल और वार्म कलर को बैलेंस करते हुए करना है। को रिफ्लेक्शन को भी उसी तरीके से हमें हैंडल करना है कि हम जो हमारी आर्ट को कॉम्प्लीमेंट दे। तो ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इसकी मर्जिंग शुरू कर दी और जब आप पैच मारें तो उसको सिर्फ़ पैच ना मारें, उसको थोड़ा-सा मिक्स कर दें। मिक्स करने से क्या होता है कि वो एक जो सॉलिड पैच सा दिखता है ना, वो हट जाता है और वो पैच अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमें चाहिए क्या कि जब हम कलर करना शुरू करते हैं तो पैच अगर हम लगा रहे हैं तो उसको वेल मिक्सिंग भी करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मैंने लाइटर पार्ट पे काम करना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि कूल और वार्म कलर को बैलेंस करते हुए हाइलाइट्स को मैं किस तरीके से उभार रहा हूँ। अभी मैंने हालाँकि जो हाइलाइटेड एरिया है उस पे मैंने अभी और कोई कलर नहीं दिया है, उसे और हाइलाइट नहीं किया। वो एग्जिस्टिंग हाइलाइट है जिसको मैंने बस कूल और वार्म कलर की हेल्प से उसको थोड़ा-सा उभार दिया है। तो बाकी की चीज़ों को और भी हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बाकी के बॉडी पार्ट पे भी काम करना शुरू कर दिया है, ये देख रहे हैं आप। अब ये थोड़ा-सा अब एक ही लेयर पे तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा-सा हमें सिलेक्शन बना के काम करना होगा। जैसे टेल का एरिया है, टेल के एरिया में भी आपको भी वही सारी चीज़ें हाइलाइट्स और वो कलर मिक्स करना है जैसे आपने जो लाइटर बॉडी पार्ट में किया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं ना कि हमारे आर्ट निकलनी शुरू हो गई। बहुत अभी हल्की सी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है, बहुत ज़्यादा कलरिंग नहीं की है, लेकिन हमारी आर्ट ऑलमोस्ट निकलनी शुरू हो गई। तो यही एक चीज़ होती है, जब अगर आपको कलर फाउंडेशन की नॉलेज है, कलर बैलेंस की अगर आपको नॉलेज है, तो इससे आपको हेल्प क्या होती है कि बहुत कम एफर्ट में आप अपनी आर्ट को बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। तो क्योंकि क्या है कि आप या तो बहुत उसे रेंडर करें और बहुत ज़्यादा रेंडर करने से कभी-कभी हम खो जाते हैं। तो हमें अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले जाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है। हमें अपनी आर्ट को करना है और अगर हमें नहीं कहीं पे हमें लगता है कि यहाँ पे यार ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, तो टेक ए ब्रेक। आप थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद आप काम शुरू करिए। ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम आपको फिनिश करनी। तो क्योंकि क्या होता है कि एक ब्रेक के बाद जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो आपको और उसमें डिटेल्स और आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं कि हम अपनी आर्ट में ये भी कर सकते हैं। तो ये सब सारे प्रोसेस हैं।
जब भी आप आर्ट करने बैठे तो ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम आपको सारी चीज़ें फिनिश करनी है। हो सकता है कि आप स्केच करके आप छोड़ दीजिए और बाद में आप कलरिंग पे शुरू कर दिए। अच्छा, अब तो ये सारे प्रोसीजर हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है और मैं काम करते-करते मैं आपको बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि क्या है कि जब हमने काम शुरू किया था तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी चीज़ों को करने में, क्योंकि एक तो सही गाइडेंस, सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। तो अभी क्या है कि और अभी आजकल का क्या है कि इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी आपको पढ़ना है, जो जो भी समझना है, उसके लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल होता है। लेकिन हम जब जिस टाइम पे थे, उस टाइम पे इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हर किसी के पास वो फैसिलिटी भी नहीं थी कि उसको एक्सेस कर पाता। तो ठीक है, अब दैट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी और पार्ट ऑफ लाइफ। तो लेकिन अब अगर आपके पास चीज़ें हैं तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अब देखिए, बाकी की चीज़ें करते-करते मैंने आइज़ में भी अब डिटेल ऐड करनी शुरू कर दी है और ज़्यादा आइज़ में मैंने इसकी ब्लू कलर दिया हुआ, बहुत लाइटर ब्लू कलर दिया हुआ है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा शेड नहीं मारूँगा, बस आई बॉल्स पे मैं थोड़ा-सा उसको शेड दूँगा। तो अभी इसके बाद क्या है, नोज़ का पार्ट हमारा रहता है, नोज़ का पार्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा, कोशिश करिएगा कि मटेरियल डिज़ाइन के बारे में हमने बात की है, लेकिन हमने अभी उस पे काम नहीं किया, तो डेफ़िनिटली उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो आपको और आइडिया लगेगा कि जब हम कोई स्किन पेंट करते हैं या फिर कोई किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट पेंट करते हैं, तो उसका मटेरियल, उसका सरफेस हम कैसे डिज़ाइन करते हैं कि वो एक्चुअली उसी चीज़ का लगे जैसा वो हम जिसे दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको उस चीज़ की भी नॉलेज दूँगा। तो अभी बस आप जैसे कर रहे हैं, तो जैसे आप क्लोज़ली रेफ़रेंस को फ़ॉलो करिए, रेफ़रेंस को देखिए, रेफ़रेंस इमेज को बार-बार देखिए कि कहाँ पे कैसी कितनी डिटेल दी गई है और उसी चीज़ को अपनी आर्ट में भी इम्प्लीमेंट करते रहिए। अपने थॉट भी उसमें डालते रहिए, क्योंकि एग्ज़ैक्टली अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर आप एक उसी बाउंडेशन में बनते चले जाते हो कि बगैर उसके आप फिर आर्ट पेंट कर नहीं पाओगे। तो पेंट करने के लिए आपको सिर्फ़ यही करना है कि आप रेफ़रेंस लीजिए, बट पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत होइए और उसमें अपना इनपुट डालते रहिए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं अपनी आर्ट के साथ प्ले करता हूँ, लाइट के साथ प्ले करता हूँ। ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट होता है, बट बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो को क्लोज़ली फ़ॉलो करेंगे तो ये भी आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था। तो एक्चुअल में क्या है ना कि जब तक आप उसे पिक नहीं करते, जब तक आप उस पे काम शुरू नहीं करते, आपको तभी तक डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सारे फंडामेंटल, सारे रूल्स, रेगुलेशंस को अगर फ़ॉलो करते हुए अपनी आर्ट में वो अप्लाई करते हो, तो डेफ़िनिटली आप जैसा चाहते हो वैसी आर्ट आप बना सकते हो, बहुत पॉसिबल। थोड़ा-सा एफ़र्ट है क्योंकि आर्ट प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल आपको हमेशा आपको इनकरेज करता है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के उसे आप कर सकते हो। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, आप कितना भी अच्छा उसकी नॉलेज गेन कर लो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसे करने बैठोगे और वहाँ पे अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो फिर वो नॉलेज आपकी यूज़लेस हो जाएगी। तो मैं दोनों चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता हूँ कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और उतनी ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। सिर्फ़ एक या कम या ज़्यादा होने से आप ऐसा नहीं कि आप आर्टिस्ट बन जाओगे। तो आप एक अच्छे नॉलेज गेनर हो सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट भी हो सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि आपको दोनों चीज़ों पे उतने ही बैलेंस होके काम करना है। तो ये देख रहे हैं ना, जैसे करते-करते अब हमारी आर्ट तो काफ़ी निकलनी शुरू हो गई और ये बहुत क्यूट लगना भी शुरू हो गया है जैसा हमने कहा था। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हैं, थोड़े-थोड़े एलिमेंट अपनी आर्ट में ऐड करते जाइए। तो एलिमेंट्स ऐड करते जाना है और जहाँ-जहाँ पे आपको डार्कर शेड देना है, वहाँ पे आपको डार्कर शेड देते रहना है। और अच्छा, जैसे आप कलर की भी थोड़ी-सी आउटलाइन जैसे मैंने इसमें की है, उसको सेपरेट लेयर पे रखिएगा, क्योंकि बाद में उसमें अगर आपको कोई शेड मारना है ना, तो वो आपके लिए ईज़ी रहेगा। अगर आप सिंगल लेयर पे करेंगे ना, तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो प्लीज़, अगर आप कोई कलर की आउटलाइन डालते हैं अलग से, तो उसको सेपरेट लेयर पे ही रखना है। और फिर क्या है कि आपको एक बार ऑन ऑफ करके भी लेयर्स को देखते रहना है कि कैसे दिख रहा है, क्या चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है, कहाँ पे हमें और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।
तो ये सारी चीज़ें कलर बैलेंस कैसे करना है, कहाँ से लाइट हमें डालनी है और कितने पार्ट में हमें अकॉर्डिंगली ही उसको शेड लाइटर करना है या डार्क करना है और एकदम से डार्क नहीं करना, उसका एप्रोप्रिएट ही डार्क करना है, उसका एप्रोप्रिएट ही लाइट भी करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल के या जैसे व्हाइट कलर है आपको हाइलाइट देना है तो आपने पूरा व्हाइट कलर उठा के डाल दिया, थोड़ा मिक्स करके डालना है ताकि बिलीवेबिलिटी रहे कि इस पे लाइट पड़ रही है तो लाइट की वजह से इसका कलर थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा है। पूरा व्हाइट नहीं लगेगा बट थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे अब मैंने थोड़ा-सा ऑफ व्हाइट कलर लेकर मैंने इसके जो उसके नेक एरिया है वहाँ पे डालना शुरू किया है और थोड़ा-सा डार्क टोन भी मैं डाल ही रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करते रहना है क्योंकि क्या है कि जैसे-जैसे आप अपनी आर्ट में फिनिशिंग की ओर बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे आपकी और चीज़ें जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो और भी कम होती जाएँगी। क्यों होती जाएँगी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट आप अपनी आर्ट में फिनिश कर चुके होते हो और सिर्फ़ कुछ एरिया रहते हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत बचती है। तो अभी आपकी ऑलमोस्ट आपका अगर हम यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो हमारी आर्ट कंप्लीट लगेगी। बट अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें अपनी आर्ट को प्रॉपर फिनिश करना है और यही एक आर्टिस्ट का गोल होता है कि वो अपनी आर्ट को उसकी एंडिंग कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करने को आर्ट का तो क्या है कि आप जितना मर्ज़ी उतना काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी डिटेल की नीड आपकी आर्ट को है और कितनी डिटेल आपको देनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने पर भी आपकी आर्ट बहुत अच्छी लगे। हो सकता है वो मेस अप हो जाए, तो मेस नहीं करना है, आपको ब्यूटीफुली स्मार्टली वर्क करते हुए अपनी आर्ट को ब्यूटीफुल बनाना है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा फेदर इफ़ेक्ट देना शुरू कर दिया, उसके थोड़े से मैंने हेयर बनाने शुरू कर दिए। अच्छा आपको मैंने बताया था हेयर कैसे करना है, एप्रोप्रिएट कलर पिक करना है, जिस एरिया में आप हेयर बना रहे हो उसी एरिया से कलर पिक करके पिकर टूल से आप उसी से सॉलिड लाइन्स मारना शुरू कर लेकिन वो लाइन्स आप कैसे मारेंगे, वो सीधी-सीधी मत मारिएगा, उसको एक फ्लो में मारिएगा, तब जाके वो और बिलीवेबिलिटी उसकी ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे देख रहे थोड़ा-सा मैंने उसको क्योंकि ये थोड़ा-सा हम हेयर दे रहे हैं क्योंकि हमें अपने डॉग को बहुत क्यूट बनाना है। हमारा एम क्या है हमारे आर्ट को अच्छी बनानी है और डॉग को बहुत क्यूट बनाना है। क्यूट बना तो ये हमारे आर्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है और अब इसमें हम एक बैकर ऐड करेंगे। बैकर आप कैसा भी ले सकते हैं, चाहे वो राउंड शेप ले सकते हैं, ओवल शेप ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, डज़न्ट मैटर। मैटर क्या करता है कि आपकी आर्ट ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए आपके बैकर के साथ में। तो यहाँ पे मैंने सर्कल लिया है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था, तो बस उसी को थोड़ा-सा मैं ट्रीटमेंट दूँगा और बस ज़्यादा फिनिश नहीं करूँगा, थोड़ा-सा फिनिश करके मैं छोड़ दूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको वाक़ई बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और बनाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एन्जॉय कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए।